आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम इस समय उन बौद्ध सम्राटों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो बौद्ध सम्राट एशिया में एक अपनी विशिष्ट जगह बनाते हैं, यानी कि बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जिनका एक अच्छा योगदान रहा है, उन सम्राटों के विषय में हम इस समय जानकारी ले रहे हैं। और इस कड़ी में इस समय हमारे पास है एक ऐसे बौद्ध सम्राट जो कि सियाम देश से यानी कि थाईलैंड से आते हैं और उनका नाम है श्री सूर्यवंश राम। तो सूर्यवंश राम का जो कार्यकाल रहा है वो 14वीं शताब्दी का, यानी कि 1355 के आसपास सूर्यवंश राम ये थाईलैंड में एक बड़े स्थापित राजा रहे और उनका जो राजकाज रहा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। और इस समय थाईलैंड ने यानी कि सियाम देश ने चतुर्मुखी प्रगति भी की है। ये जो संशोधन है, ये संशोधन हम आपको याद दिला देते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि ये संशोधन भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का है, जिन्हें भिक्षु मेधनकर के नाम से सब लोग जानते हैं। तो ये संशोधन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कि सूर्यवंश राम का जो शासनकाल है, ये शासनकाल सियाम देश के इतिहास में बड़ा अद्वितीय युग माना जाता है। और यहाँ भी हम लोग देखें कि जैसे सिंहल में हो, चाहे बर्मा में, चाहे लाओस में, चाहे कंबोडिया में, यहाँ इन सब देशों में जैसे थेरवाद की परंपरा कायम रही, वैसे ही सियाम देश में भी थेरवाद की ही परंपरा कायम रही। आज भी ये बौद्ध जीवन शैली का बड़ा ही प्रसिद्ध राष्ट्र माना जाता है। तो देखिए, सियाम देश का जो दक्षिणी भाग है वो बहुत पहले से बुद्ध धर्म के संपर्क में था। ये जो बुद्धिज्म को आज जो हम देखते हैं, तो सियाम देश का दक्षिणी भाग बहुत पहले से बुद्धिज्म के संपर्क में रहा है। और जैसे बर्मा और मलाया द्वीपों के साथ साथ 4वीं और 5वीं शताब्दी में बुद्ध धर्म के माध्यम से पूर्वी भारत का संबंध स्थापित हुआ था। बर्मा और मलाया के साथ जो भारत का संबंध स्थापित हुआ तो वो इन द्वीपों के साथ ही हुआ है, और ये 4वीं-5वीं शताब्दी की बात रही। अब इसको असंभव तो नहीं कहा जा सकता है कि उस समय सियाम भी इन धम्मदूतों से सुपरिचित हुआ हो, क्योंकि सब देश एक दूसरे से लगे हुए थे। तो ये पूरी संभावना है कि शायद उस वक्त ही 4वीं-5वीं शताब्दी में सियाम देश तक बुद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हो चुका हो। सियाम के जो प्राचीन खंडर है, खास तौर पर द्वारावती के भग्नावशेष, ये सब बुद्ध धर्म से संबंधित है। और 4वीं सदी का जो एक अभिलेख यहाँ प्राप्त हुआ है, ये 7वीं और 8वीं सदी का एक प्रथम का अभिलेख है, वो भी यहाँ से मिला है। और एक अभिलेख जो मागू में प्राप्त हुआ है, ये वैसे उसके बाद का माना जाता है, लेकिन इसमें पाली और संस्कृत ये दोनों भाषाएं मिश्रित रूप से दिखाई देती हैं इस अभिलेख में। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जब पाली पर संस्कृत और संस्कृत पर पाली और दोनों का मिश्रण जब चल रहा था, तो ये जो स्थिति थी, इस वक्त में ये अभिलेख लिखा गया है। यानी दूसरे शब्दों में हम ये मान सकते हैं कि सियाम में इसी वक्त बुद्ध धर्म पहुंच चुका था। 13वीं शताब्दी के आसपास का एक महत्वपूर्ण अभिलेख सुखोदिये में मिलता है, और उससे ये ज्ञात होता है कि उस समय सियाम का जो साम्राज्य था वो दक्षिण में समुद्र से लेनौर तक और पश्चिम में पेगु तक फैला हुआ था। इसलिए यह भी स्पष्ट होता है कि सुखोदिये के राज दरबारी और साधारण जनता जो श्रद्धालु थी वो सब बौद्ध थे। लोग नियमित रूप से वस और कठिन उत्सव में भाग लेते थे। ये बौद्धों की जीवन शैली के बड़े महत्वपूर्ण उत्सव रहे हैं। सुखोदिये राजधानी में अनेक बौद्ध विहार, बुद्ध प्रतिमाएं और
भगवान बुद्ध की अस्थि धातुएं भी थी। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए कि उस वक्त में बुद्ध विहार भी थे, बुद्ध प्रतिमाएं भी थी, लेकिन श्याम में उस वक्त तथागत के अस्थि धातु भी थे। इसका मतलब वहां पर श्रद्धालु लोग थे, बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, और इसलिए उस वक्त तक वहां अस्थि धातु का कुछ अंश पहुंच चुका था। थाई लोगों की मूल भूमि, थाई लोगों की जो मूल भूमि है वो युनन चीन जो है, ये इसको मूल भूमि माना जाता है। और दूसरे देशों के समान उनका भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि तब भारत के साथ व्यापार आसपास के सभी देशों से हुआ करता था। तो सचुआय और यूनन के रास्ते आसाम होता हुआ चीन का सामान, विशेषकर रेशमी वस्त्र, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भारत पहुंचा करता था। मतलब चीन से जो रेशम आता था वो सचुआन और यूनान के रास्ते आसाम होते हुए वो भारत पहुंचा करता था। भारतीयों ने चीन के इसी रास्ते पर चिंदवान, इरावदी, साल्विन, मेकोंग और लाल नदी के तट पर अपने उपनिवेश बसाए थे, और इनमें से एक प्रदेश को उन्होंने गांधार का नाम दिया था, और वो नाम 13वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा। तो इस तरह से जो श्याम का जो इतिहास है, भंते सावंगी मेधनकर जी जो अपने संशोधन के आधार पर उन्होंने इतिहास का जितना संशोधन किया है उसके आधार पर, और उनका अपना जो मत है वो भी, और अन्य विद्वानों के, अलग अलग इतिहासकारों के जो इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पर उन्होंने जिसको लिखा है। इसके आगे की बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा। तो आज की बात में रुकते हैं। वादा करते हैं कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम श्री सूर्यवंश राम यानी कि श्याम देश के राजा का जो राजकाज है और कैसे उन्होंने बुद्ध धर्म के फैलाव में और उसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया, इस बात को जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ रुकते हैं।